Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, UIGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. I hope you people are doing good. I hope you people are having a wonderful, great time. और पढ़ाई जो है बिल्कुल full swing में चल रही होगी, है ना। सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो है अपन कर चुके हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर जो है अपन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज वगैरह पूरे तैयार हैं, कॉन्सेप्ट पूरे तैयार हैं, करंट अफेयर्स पूरा किया हुआ है, इस साल का भी पिछले साल का भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रिवाइज करना, रिवाइज करते चलेंगे तो अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आईजीके का एग्जाम आई एम होपिंग आप लोगों का बहुत बढ़िया बेहतरीन जाना चाहिए, ठीक है। अब अपन एक काम कर रहे हैं, आपको जैसे मालूम है PYQs मतलब पिछले साल के पेपर्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे होंगे या लगेंगे कि रिपीट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हो सकता है और भी सालों में वो रिपीट हुए हों, तो हम वो सब कुछ करते हुए चल रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हेडेक या टेंशन नहीं लेना है, सही से अच्छे से शांत मन से शांत चित्त से पढ़ाई करके कल एग्जाम दोगे या जब भी आने वाला एग्जाम है, तो उसके एक्चुअली 2 फेजेस में होता है, तो जब भी दोगे बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है उसमें। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा है ही, आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा है। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, ठीक है। आ जाते हैं फटाफट अपने PYQs पे। अपन कर रहे हैं 2021 के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ हॉर्स होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉर्स। अब मैं आपको बता दूं उनमें से कौन सा है। तो बड़ा खूबसूरत सा ये था, और काफ़ी इसका नाम और काफ़ी सारे ना पेपर्स में और न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में भी इसकी फ़ोटो आती थी। और इसका रिकॉर्ड मालूम है इसकी हाइट कितनी थी? 84.8 इंच। मतलब आप सोच रहे हैं कितनी हाइट होगी, इतनी हाइट थी इसकी, इतना लंबा चौड़ा बहुत ही सुंदर सा जिसको आप कहते हैं ये स्टड था। और इसका नाम था बेसिकली, किस ब्रीड को बिलोंग करता था? शायर को, ठीक है। बिलोंग टू शायर, द शायर इज द आंसर, सो द आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं कौन से फॉलोइंग प्लांट्स हैं जो उनको लैंड और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ये हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ था जब हमने किंगडम प्लांटे पढ़ा हुआ है। तो बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि हमने ये पूरे इसके ऊपर हमने पूरा एक वीडियो किया हुआ है, वगैरह इसके अलग से हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रकार की आपको कोई भी कहीं पर भी समस्या होने वाली है। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट की, राइट। ब्रायोफाइट एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लैंड और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो ये आंसर भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ब्रायोफाइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटिंग प्लांट हार्मोन। रूटिंग प्लांट हार्मोन जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट को या प्लांट की जो ग्रोथ है उसको डिटर्मिन करता है। जैसे IBA का नाम आपने सुना होगा, है ना, जब हमने इसको पढ़ा था। अगेन किंगडम प्लांटे में हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसके ऊपर जब हमने किंगडम प्लांटे में जो क्वेश्चंस किए थे MCQs, जो कि हमने तीनों लेवल के किए हैं और बहुत सारे किए हैं, उसमें मैंने आपको ऑक्सिन की इंपॉर्टेंस बताई थी, ठीक है। कि बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पे इसको देखा जाता है। जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है प्लांट का वो ऑक्सिन पे डिपेंड करता है। सो द आंसर इज बेसिकली द आंसर इज ए, ऑक्सिन। फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल वैक्स। ये तो अभी हमने जो PYQs किए हैं उसी में हमने डील किया है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होगा बहुत क्लियरली, जिसमें मैंने आपको ऑरिकरी का बताया था कि ये तो एक क्या है, प्लांट बेस्ड वैक्स है। और ख़ासकर मैंने आपको कार्नोबा का बताया था जो कि किसका वैक्स है, एक ब्राज़ीलियन प्लांट का, ये ब्राज़ीलियन पाम का वैक्स है, ठीक है, हार्ड वैक्स है। और मैंने आपको बताया था कि एक और वैक्स है जो कि एनिमल वैक्स माना जाता है, जो कि जिस काहे से आता है, बेसिकली आपके जो वूली एनिमल्स हैं उनका जो वैक्स होता है उनसे जो बनाया जाता है उनको आप कहते हैं लैनोलिन वैक्स। तो आपको ये क्वेश्चन हमने बहुत रिसेंटली किया हुआ है PYQ में, तो आपने अगर PYQs देखे हैं तो इस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी आपके पास है और ये आंसर आप जानते भी हैं। कैंडेलिला जो है वो भी आपका प्लांट बेस्ड वैक्स है, लैनोलिन। अब देखो क्योंकि ये 2021 का है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें 1971 में हुआ था, ये आप जानते हैं। वेटलैंड कॉन्जर्वेशन था, आप ये भी जानते हैं, ठीक है। रामसर जगह का नाम था, आप ये भी जानते हैं। लेकिन आपको मालूम है 75 वर्ष क्योंकि आज़ादी के भी पूरे हुए हैं, तो रामसर साइट जो है काफ़ी सारी जोड़ी गई हैं भारत में, ठीक है। तो आपको ये मालूम है अभी जो जोड़ी गई हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि PYQs हैं। अभी जो जोड़ी गई हैं उनके ऊपर भी हमने पूरा एक अलग से वीडियो किया हुआ है, हमने करंट अफेयर्स में भी उसको कवर किया हुआ था। रिसेंटली एडेड रामसर
रामसर साइट्स पर, ठीक है, तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये 2021 के हिसाब से समझ के चलना, ठीक है। उस टाइम पे आप ये मानेंगे कि रामसर साइट्स जो थी 46 हुआ करती थी, ठीक है, उस टाइम पे 46 हुआ करती थी, और बाद में 47th जो है वो भी 2021 में ही ऐड की गई थी, जो कि कौन सी थी, हैदरपुर, ठीक है, हैदरपुर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 46 ऑप्शन है तो मैं आपको बता दूं 46, और ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना कि 2021 के हिसाब से आज की डेट में 46 नहीं है, 46 से ज़्यादा है। बहुत सारी ये साइट्स वगैरह जो हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पूरा हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, गूफ अप मत करना इसमें आंसर्स, ठीक है। ये 2021 के हिसाब से है। नाउ Where is the first marine national park of India situated? अगर आप इनक्रेडिबल इंडिया के रिकॉर्ड के हिसाब से मानते हैं तो ये 46 आर्चिपेलागोस का एक गुट है, ठीक है, 46 आर्चिपेलागोस का एक गुट है, जहाँ पे 1980 और 82 में रिस्पेक्टिवली जो है इसका निर्माण किया गया था। और हम बात कर रहे हैं मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, हम बात कर रहे हैं कहाँ की, हम बात कर रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में। और किस टाइम पे किया गया था ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन की मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नाम है ना, ये फॉनल स्पीशीज़ जो कि दाचीगाम नेशनल पार्क में पाई जाती है, इसको बेसिकली एक और इसका नाम है, इसको बोला जाता है कश्मीरी स्टैग, ठीक है, इसको बोला जाता है बेसिकली कश्मीरी स्टैग के नाम से भी आप जानते हैं इसको। और वहाँ पे और भी स्टैग्स की जो प्रजाति है वो पाई जाती है, लेकिन अगर आप फॉनल स्पीशीज़ की बात करते हैं, जो की फॉनल स्पीशीज़ है उसकी बात अगर हम करते हैं दाचीगाम में, तो दाचीगाम में बेसिकली हंगुल पाया जाता है, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है, ठीक है। सो द आंसर इज हंगुल, ऑलराइट, ओके। नाउ Which of the following gas is used for general anesthesia, dental anesthesia and to treat severe pain? अब जब मैंने बात की थी आपसे फॉलोइंग गैस जो कि यूज़ किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया, डेंटल एनेस्थीसिया या ट्रीट सिवियर पेन, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके एम्प्यूटेशन, जो सेंटर्स होते हैं, एम्प्यूटेशन जो सर्जरीज होती हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और हम बात कर रहे हैं, अभी हमने पहले ही ये अगेन ये PYQ रिपीट हो रहा है, हम इसको बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत इजी था, एक्चुअली हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात की हुई है, ठीक है। आपको पता होगा कि मैंने UAE के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लाउड सीडिंग का फंडा भी वहाँ पे बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि वो क्या करते हैं, बेसिकली एक और चीज़ आई थी जिसमें एक थोड़ा सा बयान या आप कह सकते हैं खींचातानी मची थी, जब ये एक बड़ा अजीब सा बयान जो था वो आया था इसराइल के एक मिनिस्टर का, जिन्होंने कहा कि UAE जो है हमारे बादल चोरी कर रहा है या हमारे यहाँ से बारिश चोरी कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर से भी बात आई थी। अब बात यहाँ पे क्या हो रही थी, और जब बाद में पता चला, और ये बड़ा उनका एक बहका हुआ सा बयान समझ लिया गया था, बाद में उनकी पुष्टि हुई, बात की गई, जब पता चला तो लगा कि नहीं यार इतनी बेवकूफ़ी की बात तो नहीं कर रहे थे, सही बोल रहे थे, ब्रिगेडियर आदमी थे, इतना भी गलत नहीं बोल रहे थे। तो बाद में इन सब चीज़ों की पता चला, ठीक है। लेकिन क्लाउड सीडिंग में आप बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, वो सोडियम, बेसिकली सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं ये उसको इंजेक्ट करते हैं ना, वे इंजेक्ट मतलब कैसे, वो जो क्लाउड है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसको डेंसिफाई करते हैं क्लाउड को, ताकि वो और ज़्यादा बरस जाए, मतलब उसको पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना एक एक बूंद जो पानी की है उसके अंदर निचड़ जाना चाहिए। तो बेसिकली सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। सोडियम आयोडाइड का कॉमन नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर कॉमन सॉल्ट एलम, तो उसका कॉमन नेम जो है बेसिकली वो है ड्राई आइस, ठीक है। So the answer is dry ice. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बीज इज एन इटालियन स्पीशीज। अच्छा एक और बात समझो, इटालियन स्पीशीज तो ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में ये जो जगह है यहाँ पे हनी बीज का बहुत ज़्यादा इनको रेयरिंग का काम किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। दूसरी बात, जो ये प्रजाति जिसकी बात हो रही है स्पीशीज़ की, ये ना सिर्फ इटालियन स्पीशीज़ है, पर ये बहुत क्या बोलते हैं फेमस स्पीशीज़ भी मानी जाती है, अच्छी स्पीशीज़ मानी जाती है हनी बी रेयरिंग में, क्योंकि एक तो इसका हनी बीज का जो एक आप कह सकते हैं कि कलेक्शन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या लिख रही हूँ मैं, कलेक्शन कैपेसिटी जो है इसकी हायर है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक रीज़न है। सेकंड रीज़न इसका माना जाता है कि हायर रेट ऑफ ब्रीडिंग है इसकी,
रेयर नहीं, हायर, हायर रेट ऑफ ब्रीडिंग है बाकी नॉर्मल बीज के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनको पालना या ब्रीड करना जो है वो आसान होता है कंपैरेटिवली, और दूसरी बात क्योंकि इनकी कलेक्शन कैपेसिटी भी हायर है और ब्रीडिंग भी आसान है, तो दोनों ही विन विन सिचुएशन है। इस वजह से जो प्रोफेशनल हनी ब्रीडर्स होते हैं या हनी रेयरिंग जो वो होते हैं, किसको बोलते हैं आप, जो नर्सरीज होती हैं या फिर जिनको आप कहते हैं जहाँ पे हनी बीज को रखा जाता है, वहाँ पे ये जो वेराइटी है, स्पीशीज़ है, इसको बहुत पसंद करते हैं। इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। So answer is A, Apis mellifera. Now, which of the following animal produces ultrasound? अब अगेन मैं बोलूँगी तो फिर आप बोलेंगे कि मैम फिर आप वही बता रही हैं, लेकिन देखो जब हमने किंगडम एनिमिलिया पढ़ा था तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि बैट्स एंड डॉल्फिन्स इको लोकेशन की से अपनी लोकेशन पता करते हैं, ठीक है। इको लोकेशन या हाई डेंसिटी साउंड या हाई इंटेंसिटी साउंड को आप क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स भी, राइट। तो बेसिकली डॉल्फिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक के थ्रू पता करते हैं, जिसको हमको मालूम है ना, सोनार वेव्स हमने सुना होगा, राइट। तो आपको मालूम है कि इको लोकेशन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, यहाँ पे जो एनिमल्स दिए हुए हैं उनमें से डॉल्फिन से, ठीक है। अब ये तो अपन ने अभी पीछे ही किया हुआ है तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अभी तो ये अपन ने जस्ट इसी में अपन ने पीछे किया हुआ है बैपी कोलंबो के बारे में, जो कि जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और जैक्सा का, जो कि आप जानते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का। और वो कौन सा स्टडी कर रहे हैं, जियो पोजिशनिंग और हिस्ट्री और सब कुछ, उसका ओरिजिन किसका स्टडी कर रहे हैं, मर्क्यूरी का। तो ये आंसर तो हमें क्लियर है, राइट, अभी हमने पढ़ा था। अब Which of the largest known natural satellite of the dwarf planet Pluto? अब इसमें एक और बात समझ लो, इसके नाम पे दो रिकॉर्ड हैं। पहली बात तो ये कि प्लूटो जितना बड़ा है ना, बिल्कुल प्लूटो के आधे साइज, एग्जैक्टली आधा जो उसका मास साइज है उतना बड़ा ये सैटेलाइट है उसका, ठीक है। और इसके नाम पे एक और खिताब है कि दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट है इन कंपेयर्ड टू नेचुरल सैटेलाइट एंड कंपेयर टू इट्स पेरेंट बॉडी, मतलब प्लूटो जितना बड़ा है, आप समझ लीजिए प्लूटो के आधे साइज का ही है, तो कितना बड़ा होगा ये, है ना। तो ये अगर आप इसका कंपैरिजन ड्रॉ करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट एंड कंपेयर टू द पेरेंट बॉडी, और बात हो रही है शैरोन की, ठीक है, ए शैरोन। नाउ At which of the following airport scheduled flight use a beach as a runway? अब आपको बता दूं कि scheduled flight ये स्कॉटिश एयरपोर्ट है, स्कॉटलैंड में है, और बहुत ही छोटे रनवे के लिए जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत भी है और काफ़ी मोहक है, मतलब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन काफ़ी रिस्की टेरेन भी मानी जाती है। और बात हो रही है बर्रा एयरपोर्ट की, ऑलराइट, ए बर्रा एयरपोर्ट स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड में है। Now, which country's flag has a phrase Autumn e Progresso? अब मैं बता दूं Autumn e Progresso का मतलब होता है बेसिकली order and progress, ठीक है, order and progress उसका मतलब है, ठीक है, ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये बड़ा अच्छे से लिखा जाता है, एक ऐसी बॉल सी है, ऐसी फ्लैग में ना, ऐसे ग्रीन कलर का फ्लैग है, उस पर ग्रीन कलर के फ्लैग पे मैं कैसे बताऊं, मुझे बनाना थोड़ा आता है फ्लैग, चलो तकरीबन ऐसा ग्रीन कलर का फ्लैग है, ठीक है। उस पर ऐसे येलो कलर का बीच में रोम्बस आ जाता है, उसमें ऐसे ग्रीन येलो कलर का बीच में ऐसे रोम्बस आता है, इसके बीच में एक ब्लू कलर की बॉल है, सबरे कलर डाल दिए उन्होंने अपने फ्लैग में, ठीक है। उसमें ऐसी ब्लू कलर की बॉल है और उसमें एक ऐसी लाइन गई हुई है ऐसी टेढ़ी सी, ठीक है। और उस पर वाइट पे से ग्रीन कलर से ये लिखा गया है, ग्रीन से लिखा है या ब्लू से लिखा है, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। ये देखो इसको कलर कर देते हैं अपन, इस तरह का कुछ है, ठीक है, हाँ इस तरह का कुछ है। और यहाँ पे ऐसे लिखा गया है इसको, तो ऑर्डम ए प्रोग्रेसो लिखा गया है, जिसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि प्रोग्रेस एंड ऑर्डर, ठीक है। और ये किसका है, बेसिकली ब्राज़ील का फ्लैग है, समझ गए होंगे ना ग्रीन कलर का फ्लैग देख के, तो ब्राज़ील का ही फ्लैग है ग्रीन कलर का इस तरह का। और येलो रोम्बस क्या होता है भाई, रोम्बस स्क्वायर वगैरह तो आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने, अब ये नहीं बताऊंगी मैं आपको, मतलब इसको कलर कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा, अब नहीं कर रहे इसको कलर, रुको बड़े से कर देते हैं, फटाफट हो जाएगा।
ओके, नाउ दिस इज इट। ठीक है ना? ओके, समझ गए ना बेसिकली बात को? बात समझना वॉज इम्पोर्टेंट। कूल। और इसमें येलो कलर का रोम्बस है जिसमें से आधा छुपा दिया है मैंने, लेकिन खैर नहीं, फिर से बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। ऑलराइट, और ये भी अंदर से येलो कलर का पेंटेड है। ऐसा फ्लैग है वो तकरीबन। यहाँ पे फ्लैग लिखा बना हुआ होता तो कितना आसान काम होता ना अपने लिए। ऐसा कुछ फ्लैग है वो। ठीक है, तो बात हो रही है ब्राज़ील के फ्लैग की। अब in which of the following countries Chanoyu, a cultural activity involving a ceremonial preparation and presentation of matcha। matcha बेसिकली क्या होता है? matcha होता है पाउडर्ड ग्रीन टी। ठीक है, matcha बोलते हैं पाउडर्ड ग्रीन टी को। ठीक है, टेक्स प्लेस। अभी मैं बता दूं आपको कि बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, जैसे अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जापानीज़ ट्रेडिशन है, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, और इसमें बेसिकली बनाई जाती है वो माचा को बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें आप इसको ये कह सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, और इसको जब ये प्रोसेस होता है ना पूरा, इसको आपको जिस तरह से वो बनाया जाता है, ग्रीन पाउडर को लेके बनाया जाता है, उस प्रोसेस को जापानीज़ है। खैर मैं ये तो लिख दूँ पहले कि जापानीज़ कस्टमरी ट्रेडिशन है, वो बहुत ही कस्टमरी एंड बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, जापानीज़ ट्रेडिशन है। उसको तेमाई कहा जाता है, तेमाई शायद, हाँ तेमाई ऐसा कुछ कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि तेमाई मतलब उसको जो पूरा वो बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको तेमाई कहा जाता है। ठीक है, ओके। ये मैंने एक और पहले कराया हुआ है। ठीक है, Who among the following reintroduced slavery in France after it was abolished by Jacobin regime? अभी आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे बात क्या थी, चक्कर क्या था एक्चुअली। ये फ्रांस में कॉलोनाइजेशन की बात हो रही थी। ठीक है, और ये क्या करना चाह रहा था, ये कॉलोनाइजेशन जो है बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, और इसको पूरा जो क्षेत्र है वो कैरेबियन का अपने अंडर चाहिए था, और कैरेबियन का पूरा क्षेत्र अपने अंडर चाहिए था। कॉलोनाइजेशन जो है फ्रांस की बढ़ाना चाहता था, और इसके लिए ना इसको एक नॉर्थ अमेरिका का एक स्टेट है ल्यूसियाना, उसका पूरा का पूरा एक तरह से कंट्रोल ही अपने पास चाहता था। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए था, ये जो व्यक्ति था ये एक तरह का, एक कह सकते हैं आप डिक्टेटर ही बोल सकते हैं, डिक्टेटर था, जिसको क्या चाहिए था कि वो पूरे अपने जो उसकी जो मिलिट्री आप कह सकते हैं एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इसको वर्कफोर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका बहुत दूर था, नॉर्थ अमेरिका ल्यूसियाना में। ठीक है, तो ल्यूसियाना नॉर्थ अमेरिका का, तो वो उसके लिए उसको वर्कर्स की ज़रूरत थी। तो वहाँ से फिर उसने स्लेव ट्रेड जो है वापस प्रैक्टिस में ले आया था, मतलब दोबारा जो स्लेव ट्रेड ख़त्म हो गया था इतने सालों का, वो फिर से स्लेव ट्रेड का जो कंसेप्ट है वापस ले आया था। और हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। ठीक है हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो बेसिकली फ्रेंच कॉलोनाइजेशन बढ़ा के कैरेबियन और लुइसियाना में अपना अधिकार जमाना चाहता था। इस वजह से इसको क्या चाहिए थे, इसको वर्कर्स चाहिए थे जो इसके लिए ये काम कर सकें, और इसके लिए इसने क्या किया, शुरुआत की, या क्या आप कह सकते हैं दोबारा इसने स्थापित किया, स्लेव ट्रेड इसने दोबारा शुरू किया, जो कि जैकोबियन रीजन में ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, देखो यार ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जब मैंने वो बनाया था, आपने अगर PYQ देखे हैं तो उसमें मैं आपसे नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड और क्या एक्सटेंट है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये वो सब कुछ जितना है ना, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर अपन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 97 डिग्री 25 इंचेस है। ठीक है, तो ये तो आपके पास अभी तक स्थापित होना चाहिए। इतना सारा जब जीके पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत ही बेसिक फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ एल नीनो बेसिकली क्या होता है? ठीक है, एल नीनो बेसिकली ये होता है एक क्लाइमेट पैटर्न है जो कि पैसिफिक ओशन में काम करता है। ठीक है, एल नीनो जो है एक क्लाइमेट पैटर्न है जो कि पैसिफिक ओशन में काम करता है, और आपको साइक्लोन की जो स्थिति है, आने वाले साइक्लोन्स की, और किस तरह से वो आएंगे, किस तरह से वो वर्क करेंगे, या आप कह सकते हैं वार्निंग जो है सरफेस पे वो देता है वो, और काम किस पे करता है, जैसे मैंने कहा पैसिफिक ओशन पे, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन पे लोकेशन है ये। ठीक है, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में वार्निंग्स का वार्निंग अलार्म का काम करता है, और एल नीनो जो है बेसिकली क्लाइमेट पैटर्न है। ठीक है,
वार्निंग का भी काम नहीं करता है, बेसिकली अनयूजुअल वार्निंग्स जो होती है ना उसकी अगर आप बात करते हैं क्लाइमेट पैटर्न की, तो उसमें आप इसका नाम लेते हैं, मतलब ये एग्जैक्टली कोई एल नीनो एक फिनोमिनन का नाम आप समझ सकते हैं मोटे तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट विधानसभा? लार्जेस्ट विधानसभा मतलब, विधानसभा का मतलब पता है ना आपको, जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, ठीक है, क्योंकि यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो आपको मालूम है पार्लियामेंट एंड विधानसभा। पार्लियामेंट क्या है आपका, पार्लियामेंट अपना नई दिल्ली में है, ठीक है, और विधानसभा क्या होती है, स्टेट्स में होती है ना। और इसमें आपको ये भी मालूम है कि क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी बात हो रही है किसकी, विधानसभा की। तो कौन सा स्टेट है, 403 एमएलए हैं इस स्टेट्स में, कौन सा है बताइए, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बंटने के बाद से ये जो है सबसे बड़ा माना जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग सेशन इन द लोकसभा, ये भी आप जानते हैं, इसको बोला जाता है जब एमपीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो रेस करते हैं क्वेश्चंस। व्हेन एमपीज क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, वो रेस करते हैं क्वेश्चन या कंसर्न, रेस क्वेश्चन और कंसर्न ओवर किसके ऊपर, एनी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब जब सवाल जवाब किया जाता है, ठीक है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे सवाल जवाब किया जाता है अलग अलग पहलुओं पे, उसको हम काय में करते हैं, क्वेश्चन आवर में करते हैं, ठीक है। और कौन इसको वो करता है, लोकसभा स्पीकर होते हैं, और लोकसभा में किया जाता है, ठीक है, लोअर हाउस में किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। अब नोमोफोबिया, अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं लोगों को, मालूम है आपको, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, ट्रायोफोबिया होता है लोगों को, जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने का डर होता है, किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को स्मेल का फोबिया होता है। आजकल की जनरेशन को सबसे ज़्यादा इसी का फोबिया होता है, क्या बोलते हैं इसको, नोमोफोबिया। मतलब बेसिकली क्या, आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उससे कोई आपको दुनिया में दूर कर लेगा, इसका फोबिया। जी, इस तरह का भी फोबिया लोगों को होता है। तो ये बहुत ही मतलब जिसको आप कहते हैं 21वीं सदी का फोबिया है ये, और इसका मतलब क्या है, फियर ऑफ बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी, ठीक है, कि आपका नेट नहीं चलेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये वो जो फोमो वोमो होता है ना, उसी का एक बहुत बड़ा रूप जो है ये फोबिया है। और ये एक्चुअली ये साइकेट्रिकल प्रॉब्लम के तौर पे देखा जा रहा है, मतलब ये इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई है कि लोगों को सच में, जिसको आप कहते हैं ना एडिक्शन सा, वो हो गया है, दिक्कत का बहुत बड़ा कारण बन गया है ये। अब देखो, ये जो है संस्कृत, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है मेडिसिन के ऊपर और सर्जरी के ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेटिस माना जाता है इसको सब्जेक्ट पे, और सर्वाइव क्या है, एंशिएंट वर्ल्ड का, ठीक है। अब इसमें अगर आप जाएंगे, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आपको काफ़ी सारा लिटरेचर मिल जाएगा, और अक्सर इसमें बोला जाता है, इसको बाद में पब्लिश एंड रीपब्लिश भी किया गया है। हम बात कर रहे हैं सुश्रुता संहिता की, सुश्रुता संहिता की बात हो रही है, और ये क्या है, सबसे पुराना फॉर्म माना जाता है सर्जरी का और मेडिकल साइंस का। मतलब आपको मालूम है ना, इंडिया में चरक वगैरह जैसे महान लोग हुए हैं, मतलब अगर आज आपकी बात करते हैं तो पहला एम्पुटेशन या सर्जरी या बाकी सारों की चीज़ों की जो बात करते हैं ना, मतलब ये जो हम बात करते हैं कि जो आप कौन सी हिपोक्रेटिक ओथ वगैरह लेने की, तो इन सब से पहले ये सब जो चीज़ें थी भारत में हो रही थी, और ये हमने पढ़ा है जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, आंसर इज सी। नाउ दिस अमेरिकन टेलीविजन चैनल स्टार्टेड बाय टेड टर्नर, ये आज की डेट में जैसे हमारे यहाँ चलता है ना, मतलब जो आज तक और ये आप क्या NDTV और आप ये सब देखते हैं, क्या नाम है इसका, इंडिया TV, 24 घंटे न्यूज़ दिखाते हैं। इनके पास 24 घंटे कोई ढंग की न्यूज़ तो होती नहीं, कुछ भी दिखाते हैं। तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, इसकी शुरुआत हमारे यहाँ तो बहुत लेट हुई, यहाँ पर आप मान सकते हैं तकरीबन हमसे 25 साल पहले से इसकी शुरुआत जो है 24 आवर्स चैनल्स की आप मान सकते हैं कि हो चुकी थी, कम से कम 20 साल पहले तो हो ही गई थी, ठीक है। 1980s में हुआ था जो पहला 24 आवर्स न्यूज़ कवरेज प्रोवाइड करता था, बहुत फेमस चैनल है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। PYQ बिल्कुल सेम हम कर चुके हैं, आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं CNN की।
ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये स्पीड जो है वो टेस्ट ऑफ स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, रिफ्लेक्सेस है एंड टैक्टिक्स है। इसमें आपको चाहिए होती है नर्व्स ऑफ स्टील एंड वेरी ऑफन पेशेंस भी आपको चाहिए होता है, ठीक है। मतलब इसका जो फुटवर्क है वो बॉक्सिंग से कंपेयर किया जाता है। जैसे बॉक्सिंग में आप पंच मारते हैं हाथ से, लेकिन आपका पैरों का मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। वैसे ही जब आप ये करते हैं तो आप करते तो हाथ से हैं, लड़ाई तो आप हाथ से लड़ते हैं, लेकिन आपके पैरों का जो मूवमेंट है वो बहुत निर्णायक होता है, तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ठीक है। अब इसमें जब हम बात कर लेते हैं तो ये बहुत पुराना क्रीड़ा में अगर आप बात करते हैं तो बहुत पुरानी क्रीड़ा माना जाता है। हमारे यहाँ बहुत लंबा इतिहास इसका माना जाता है। हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, जब वो 10 राजन युद्ध वगैरह जब हो रहे थे तो कोई ज़बानी तो लड़ नहीं रहे होंगे ना, कुछ तो हो ही रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हमारे इतिहास में भी बहुत पहले है, इजिप्शियन इतिहास में बहुत पहले से जाता है, ठीक है। और वहाँ पे आप तकरीबन इसको मान सकते हैं कि 3000 पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पोर्ट भी इसको मान सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जब आप इसको मारते हैं इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें परी, लंजेस, अटैक, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। और सामने वाले को जब आप मारते हैं, उस पर वार करते हैं और उस पर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है आपके जो वेपन का, तो उसको फिर आप इसको पॉइंट जीतते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली इसको क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल उसमें हम इसको तलवारबाजी बोलेंगे, लेकिन तलवारबाजी असली तलवारों के साथ नहीं की जाती। जो इसके जो फेंसिंग वेपन्स होते हैं उनको एसपी, फॉइल या सेबर कहा जाता है। तो आंसर जो है वो आपको पता चल गया है, आंसर इज बी, फेंसिंग, ठीक है। अब ये जो है पीपल प्लेस पैशन, ये पीपल प्लेस पैशन ये उस गेम का मोटो है जिसमें इस बार मतलब भारतीयों ने बहुत झंडे गाड़े हैं 2022 में, ठीक है। और बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स और काफ़ी सारे टॉप 5 में हमने जगह बनाई है। हमें काफ़ी सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हमने इसमें जीते हैं और काफ़ी चर्चा में ये रहा है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स की, लेकिन ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 का मोटो है, ठीक है। नाउ ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि कौन सी ट्रॉफी या कप जो है पर्टेन करता है, डू नॉट पर्टेन, डज नॉट पर्टेन टू द गेम ऑफ हॉकी, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पर्टिकुलर गेम जो है ये जब हमने स्पोर्ट्स किया था तब भी हम पढ़ चुके हैं, PYQs में भी पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है ये पोलो में दिया जाता है, वो बैठ के खेला जाता है ना, ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी जिसको खेलते खेलते, है ना, बिल्कुल वही पोलो जो घोड़े के ऊपर से बैठ के खेला जाता है, ठीक है। तो एजरा कप जो है बेसिकली पोलो में दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है हॉकी में नहीं दिया जाता। सो द आंसर इज 27A, ठीक है। अब इसमें से कौन सी ऐसी जो स्टेट है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है टू थिंक टैंक नेम गिफ्ट to advise and guide the state government on various policy matters of welfare। अब वेलफेयर डिसीजंस की बात कर लीजिए या आप किसी भी चीज़ में बात कर लीजिए, ये एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत एडवांस स्टेट माना जाता है, हर मामले में बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें आप कह सकते हैं बहुत पुराना पोर्चुगल इतिहास है। सबसे आखिर में आप कह सकते हैं कि भारत में ये शामिल होने वाला स्टेट भी है। और बहुत इसने अपनी जो आप कह सकते हैं कि रिच कल्चरल हेरिटेज जो है, पोर्चुगीज़ हेरिटेज जो है इसने रिटेन की है। तकरीबन 500 साल तक ये पोर्चुगीज़ के अंडर था, ठीक है, कॉलोनी था। और आप समझ चुके हैं मैं बात कर रही हूँ किस स्टेट की, बहुत ही सुंदर जो कि वेकेशन स्टेट माना जाता है, स्टेट ऑफ बीचेस माना जाता है और बहुत ही जिसको कहते हैं टूरिज्म का हब माना जाता है इंडिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी ओन गोवा। नाउ which among the following Asian countries has announced that it would permit married couples to have 3 children against the present 2 children limit which was brought in 2016। अब ये आप समझ लीजिए 2016 में बेसिकली क्या था, 2 चिल्ड्रन पॉलिसी थी इनकी। हमारे यहाँ तो होती नहीं ना इस तरह की कोई पॉलिसी, तभी तो आप देख रहे हैं हम इनको भी पछाड़ने वाले हैं। अब आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। 1980 से लेके 2015 तक तो इनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, मतलब आपका एक से ज़्यादा संतान हो ही नहीं सकता, ठीक है, आपको सरकारी बाध्यता थी आपके ऊपर। और फाइनली अब जो है इनकी पॉपुलेशन जो है थोड़ी कंट्रोल में आ गई है, काफ़ी हो गई है। 1 चाइल्ड पॉलिसी का इन्होंने फिर वो देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसके फ्लिप साइड भी हो रहे हैं, सोसाइटल उसमें बहुत ज़्यादा फ्लिप साइड हो रहे हैं, क्योंकि वो एक बच्चा जो था बड़ा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी सिटीजन के तौर पर काफ़ी उसमें दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। तो फिर ये 2 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गए थे 2016 से, और अब ये फाइनली आ गए हैं कि यू कैन हैव 3 चाइल्ड पॉलिसी ऑल्सो, ठीक है। मतलब अब आप 3 बच्चे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आपको मालूम है ये
दुनिया की सबसे पॉपुलस जगह है, लेकिन इंडिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है हम इनको, हमारे पास हमें डर है कि हम इनको पीछे छोड़ सकते हैं इस एक मामले में। बाकी किसी मामले में छोड़ते तो भी बात थी, अब पॉपुलेशन में अपन पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं इनको, चाइना को। ऑफ कोर्स आप समझ चुके हैं बात हो रही है चाइना की। और रशिया में तो इनफैक्ट उल्टा है, रशिया में तो उनके डॉग की जो गवर्नमेंट है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर जिस महिला के 10 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको सरकार जो है वो इनाम देगी। ठीक है, तो हर जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम करने की ज़रूरत है, उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बहरहाल फिलहाल जो है बात हो रही है चाइना की। सो द आंसर इज डी, चाइना। नाउ नेम द स्टेट विच हैज टॉप्ड द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ठीक है, इन द ईयर 2021। अब मैं आपको बता दूं कि इसने तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली इस स्टेट ने अपना जो आप कह सकते हैं जो अपना प्रदर्शन है वो बेटर किया है। अभी इसको जो टोटल पॉइंट मिले हैं वो 75 मिले हैं। ठीक है, मतलब उससे पहले इसके जो पॉइंट थे वो 70 थे और उससे पहले जो उसके पॉइंट थे वो 69 थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसने इम्प्रूवमेंट किया है और तीसरी बार ये कॉन्जिक्यूटिवली आप कह सकते हैं टॉप की है नीति आयोग की रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और हम एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जिसकी साक्षरता दर भारत में सबसे ज़्यादा है, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो जिसका बहुत बेहतर है और बहुत एजुकेटेड जो है हमारा माना जाता है, वेरी रिच इन कॉफ़ी, वेरी रिच इन स्पाइसेस एंड ब्यूटिफुल state which is known as God's own country, and we are talking about Kerala. Now, which organization has recently launched 3 type of ventilator named Pran, VAU and Swasth? इसके साथ एक और है, श्वास भी है, श्वास भी है एक। ठीक है, श्वास भी है एक, और इन्होंने इंडिजिनसली इसको डिज़ाइन किया है, इंडिजिनसली इसको बनाया है। और हम बात कर रहे हैं बेसिकली इंडियन साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। अब इनको तो आप जानते हैं, रवि कुमार दहिया जी को, बाकी भी सारे जो हैं बहुत बड़े नाम हैं। मीराबाई छानू का नाम आपने बहुत सुना होगा, बजरंग पूनिया, ये सारे एस जिसको आप कहते हैं हमारे यहाँ के स्पोर्ट्समैन हैं। लेकिन अभी जिनकी हम बात कर रहे हैं इंडियन रेसलर की, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, और ये क्या है, फ्री स्टाइल रेसलर है, लिख दे रही हूँ मैं, फ्री स्टाइल रेसलर है। और 57 कैटेगरी में, 57 kg कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने मेडल जीता था भारत के लिए। नाम है रवि कुमार दहिया, या रवि दहिया के नाम से भी हम जानते हैं। Now, name the Indian institute which has developed a technique to detect cyclone formation in North Indian Ocean region. अब मैं आपको ये बता दूं कि ये इंस्टीट्यूट ने ये जो डेवलप किया है, टेक्निक डेवलप की है, ये इसने बेसिकली एडी, एक डिटेक्शन टेक्निक है, एडी डिटेक्शन टेक्निक, उसके तहत की है। ठीक है, एडी डिटेक्शन टेक्निक के तहत इसने ये टेक्निक डेवलप की है और ये बहुत कारगर है, बहुत इसको आप कह सकते हैं बड़े अच्छे उससे देखा जा रहा है, क्योंकि ये डिटेक्ट करके बता देगी साइक्लोन फॉर्मेशन जो हो रहा है ना, उससे पहले ही वार्निंग जो है आपको मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा। तो बहुत नुकसान, जो बड़े स्तर पे नुकसान होता है, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूशन है और नाम है इसका बेसिकली IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर, जो कि आपको मालूम है बहुत प्रेस्टिजियस IIT है, उसने इसको डेवलप किया है टेक्निक को, जिसके लिए इनको बहुत सराहा जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड अ डोनेशन ऑफ 500 मिलियन डोजेज ऑफ Pfizer कोविड-19 वैक्सीन टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज थ्रू कोवैक्स अलायंस। अब कोवैक्स अलायंस में मैं आपको बता दूं, इस कंट्री ने 92 जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज जो हैं उनकी बात की है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज की बात की है इन्होंने। ठीक है, ये करवाने की, और इसमें इन्होंने 2 में डिवाइड किया है। मतलब इसमें एक बार उन्होंने कहा कि हम एक बार में आपको पहले क्या करेंगे, 200 मिलियन देंगे, 200 मिलियन का एड दिया है पहले साल में। ठीक है, और दूसरे साल में इन्होंने कहा 300 मिलियन का। मतलब इन्होंने क्या एड जो है वो दिया है, किस हिसाब से किया है, इन्होंने इसको बाइफर्केट किया है। बाइफर्केट मतलब कैसा 2021 में 200 मिलियन, फिर 300 मिलियन का। और हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, 92 कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं ये।
ये बहुत सिंपल है, इसको देखा भी होगा, 7th इंटरनेशनल योगा डे जब सेलिब्रेट किया गया था तो उसमें मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, ठीक है, और उसके लिए उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए लॉन्च की गई थी और उसका नाम जो था वो एम योगा रखा गया था, जो कि सिंपल सा उन्होंने मतलब मोबाइल योगा से उसको डिराइव कर दिया था, तो एम योगा उसका नाम था। Now, X is a state with the second highest number of national parks in the country. ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश का बिगेस्ट कवर भी माना जाता है, किसका कवर माना जाता है, फॉरेस्ट कवर जो है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में माना जाता है भारत का, ठीक है। रिसेंटली रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट एंड Daiheng Patkai Wildlife Sanctuary have been notified as the 6th and 7th national park of the state. Identify X, मतलब अभी जिसकी बात हो रही है मैं आपको ये बता दूं कि 7 है, ये तो आपके समझ में आ गया, 7 है आसाम में, मध्य प्रदेश में 12 हैं, ठीक है, 12 हैं, जिसमें से आप ये बोल सकते हैं कि 24 तो ये तो आप इसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, 24 तो आप ये बात कर लीजिए 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलग हैं, ठीक है, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं मध्य प्रदेश का, बता रही हूँ मैम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, सेंचुरी और 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में आते हैं। यहाँ पे ये हाईएस्ट नंबर है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए बता दे रही हूँ, और यहाँ पे तो खैर 7th है, मतलब 7 हैं टोटल, मतलब जिसमें डायहंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 7th है रिस्पेक्टिवली। तो आप फर्स्ट जो है मध्य प्रदेश है, सेकंड आसाम है। काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा ना, वही। नाउ India's, it is the largest and most complex warship built in the country. It is India's first indigenous aircraft carrier which began a sea trial on 4th August 2021. बहुत फेमस है, कोचिन शिपिंग ने इसको बनाया है, ठीक है, और आपको बता दूं मैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला है अपने तरह का, पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का, ठीक है, वो आप समझ चुके हैं, कोचिन, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कोचिन शिपयार्ड ने भारत में इसको बनाया है, शिपयार्ड इंडिया में निर्मित है और नाम है INS विक्रांत, of course, right? So you know we are talking about INS विक्रांत। अब ये जो आ गए हैं ये लाइफ स्किल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अ डिजायरेबल स्टडी हैबिट फॉर अ स्टूडेंट, इनमें से डिजायरेबल स्टडी हैबिट क्या है स्टूडेंट की, हम कर चुके हैं, ठीक है। हैविंग अ टाइम टेबल ऑफ स्टडी विच इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट इन रोटेशन, हैविंग अ रेगुलर एंड स्पेसिफिक स्टडी टाइम एवरी डे, जॉटिंग डाउन पॉइंट्स एंड समराइजिंग व्हाट हैज बीन रेड इन वंस ओन वर्ड, ऑलवेज रीडिंग लाउडली। अब देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है कि टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, ठीक है। अब ये सोचो कि बिना टाइम टेबल के रैंडमली कुछ भी उठाते जाओ और पढ़ते जाओ ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है लाइफ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको टाइम टेबल जो है बना के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, हमने भी बनाया था, आप भी बनाते होंगे, है ना। जब एग्जाम सर पे हो तो टाइम टेबल ही एक चीज़ है जो आपको बचा लेता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हैविंग ए रेगुलर एंड स्पेसिफिक स्टडी टाइम एवरी डे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और रेगुलर नहीं है, अगर ये सोच रहे हो ना कि बिल्कुल एग्जाम से 4 दिन पहले बैठ के पर पूरी किताब पढ़ लेंगे, तो वो 4 दिन में जो दिमाग में बैठेगा, और रेगुलर अगर 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा भी पढ़ोगे तो जो बैठेगा ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम से पहले कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है लाइफ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि भाई स्कूल से आए, खाना वाना खाया, सोए वोए, नाश्ता वाश्ता किया, मतलब जो भी आप करते हैं, खेलने गए, लौट के आके आधा घंटा 1 घंटा जो भी है आप अपना तय कर लो, उतना पढ़ाई करना है, ठीक है। ये हो गया। अब जॉटिंग डाउन पॉइंट्स एंड समराइजिंग व्हाट हैज़ बीन रेड इन वंस ओन वर्ड, ये बहुत सही होता है। मतलब ये ना हमारे टीचर्स भी बोलते थे, मेरी मदर भी बोलती थी कि लिख लिख के जो पढ़ो ना, जो अपने हाथ से लिखा हुआ होता है वो बहुत जल्दी दिमाग में बैठता है ना। कंप्यूटर पर कोई चीज़ पढ़ रहे हो, किताब में पढ़ रहे हो और ख़ुद लिख के नोट्स बना के पढ़ रहे हो या उसको समराइज़ कर रहे हो, तो जितना आपके दिमाग में वो सही बैठेगा उतना कहीं से नहीं बैठेगा। तो ये आंसर अपने आप में बहुत सही है, जॉटिंग डाउन पॉइंट्स एंड समराइजिंग व्हाट हैज़ बीन रेड इन वंस ओन word, right? So the answer is obviously 1, 2 and 3। अब इसमें ये जो है चीख के अगर आप पढ़ रहे हैं तो चीख के पढ़ाई नहीं होती, मतलब चिल्ला के रीड कर रहे हैं लाउडली, तो भैया सब लोग भी तो हैं, बाकी लाइब्रेरी में कर रहे हो तो बिल्कुल भगा दिए जाओगे, बाहर निकलो, ऐसे तेज बोल के नहीं पढ़ाई करना, ठीक है। या कोई बड़ा भाई बहन दीदी वीदी हैं तो वो भी मार पीट के भगा देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिकली रीडिंग आउट लाउडली इज नॉट एन आंसर। पोएट्री पढ़ रहे हो तो बात लगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो द आंसर इज ऑफ कोर्स 1, 2 and 3 ओनली। Now next,
Which of the following habit will not help you to reduce और cope with your exam stress? इसमें से कौन सी चीज़ है जो आपको cope नहीं करने देगी अपने एग्जाम स्ट्रेस से? ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग योर टाइम, सब्जेक्ट एंड वर्कलोड, वो तो अगर करोगे तो बहुत बढ़िया ना यार, कि अगर प्रायोरिटाइज कर लिया कि भाई इतना टाइम है, इसमें मैं पढ़ाई भी कर लूँगा, खाना भी खा लूँगा, खेल कूद भी कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, लेजर टाइम भी हो जाएगा, सब कुछ अपना बढ़िया सा हो जाएगा, सोने वोने का भी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईटिंग हेल्दी एंड डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज, ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि भैया कैसे नहीं हो पा रहा है लाइफ में, है ना। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे तो पता चला स्टिफनेस आ गई बॉडी में, हाथ पैर जो है वो अकड़ गए, तो ये बहुत दिक्कत है ना। तो ईटिंग हेल्दी, अच्छा हेल्दी खाना खाना भी बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी हो गया। चेकिंग द लेटेस्ट अपडेट ऑन सोशल मीडिया एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में बाबू अगर आप ये करने वाले हो ना, कि आप 10 मिनट्स में बैठ के सोशल मीडिया का अपडेट करोगे कि फेसबुक पे मेरे फ्रेंड ने क्या लिखा, उसकी इंस्टा स्टोरी क्या अपडेट हुई, उसकी इंस्टा पे क्या चल रहा है, मैं थोड़ा सा उसको स्टॉक कर लूँ, फिर तो यही करते रह जाओगे, पढ़ाई लिखाई कुछ ना हो पा रही फिर तो लाइफ में। ठीक है, कटिंग ऑफ कॉफ़ी एंड स्वैपिंग इट विद वाटर और हर्बल ट्री ड्रिंक, मे बी वो भी कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन कैफीन कई बार हेल्प करता है। मेरा तो हेल्प करता था जब मुझे रात भर पढ़ना होता था, अभी तो आप लोग छोटे हैं, वरना हमको जब पढ़ना होता था तो बहुत ज़्यादा, जब पढ़ाई होती थी कॉलेजेस में जाके के बता रही हूँ मैं, तब खूब सारा पढ़ना होता था, तो कई बार वो रात में ही हो पाती है। तो हर्बल ड्रिंक तो ठीक है, लेकिन कई बार वो थोड़ी सी दिक्कत भी देता है ना, एकदम ज़रूरी नहीं है। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो गुड, चलता है, एक आध बार कॉफ़ी चलती है। नाउ नेक्स्ट, you are the captain of the school cricket team. In the important match your team loses. Which one of the following would be the correct behavior on your part? अगर भैया स्कूल के कप्तान हो, है ना, स्पोर्ट्स के कप्तान हो, क्रिकेटिंग टीम के या किसी भी टीम के, मान लो क्रिकेट टीम के ही हो, चलो ठीक है, और उसमें आपकी जो मैच है वो हार गई, अब आप क्या करोगे एज अ कैप्टन? आपकी क्या ड्यूटी बनती है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? ठीक है, या तो आप हूट करने लगोगे विनिंग टीम को कि आपने जो जीता और आपने तेज आपने हूटिंग चालू कर दी, क्या आप ये करोगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही खराब वे है। ठीक है, वो जीते हैं ऑब्वियसली, अपने मेरिट पे जीते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए उनके लिए। यू विल शाउट आउट दैट द एम्पायर वाज इन द फेवर ऑफ द विनिंग टीम, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि आप ये बोलोगे तो ये तो मिली भगत है और एम्पायर ने उनको जान के जिता दिया है, या उनको आउट था और वो जबरन उसको आउट नहीं दिया है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये तो क्या है, वो बिल्कुल क्या अंगूर खट्टे हैं वाली बात होगी ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। यू विल कॉन्ग्रेचुलेट ईच मेंबर ऑफ द विनिंग टीम एंड टेल योर टीममेट दैट लूजिंग इज अ गेम डज नॉट मेक वन अ लूजर। ऑब्वियसली उनका कहना है कि भैया खेल है यार, हार जीत तो चलती है ना, कोई जीतेगा तभी तो कोई हारेगा, यही तो गेम है, यही तो स्पोर्ट्स है, यही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो हमें डेवलप करनी है, राइट। तो आपको क्या करना है, आप सबको, जितने आपके विनिंग जो मेंबर्स हैं जो जीते हैं, उनको आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और क्या करेंगे, अपने टीम का आप उत्साह बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप कप्तान हैं तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपनी टीम को बूस्ट अप करेंगे और आप उनका जिसको आप कहते हैं मोरल, आप उनको नीचे गिरने नहीं देंगे। ठीक है, यू विल ब्लेम योर टीममेट एंड थ्रेटन टू सैक देम एंड सेलेक्ट अ न्यू टीम। आप क्या ये करेंगे कि आप अपने टीममेट से कहेंगे कि तुम लोगों ने ये मैच हरा दिया, तुम लोगों की वजह से हम ये मैच हार गए, अब सब बाहर, मैं नई टीम बनाऊंगा? ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना, कितनी नई टीम बनाओगे, कोई ना कोई तो मैच हारोगे, राइट। तो ये तो एटीट्यूड ही खराब है। तो ऑब्वियसली द आंसर ऑफ कोर्स यू नो इज सी। नाउ नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशंस हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, किसी भी एग्जाम में के लिए जाओ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उसका राउंड होता है ना, रिटन एग्जाम हो गया, फिर GDPI क्लियर करोगे। GDPI क्या, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो GD में काफ़ी सारा जो है वो छलनी टाइप छट जाते हैं, फिर जो बचते हैं वो लास्ट में PI जाते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यू शुड नॉट डू वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में अगर कर रहे हो तो क्या चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, बिग नो है। ठीक है, नहीं करनी चाहिए। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द लिसनर, वॉक अराउंड नेसेसरी टू मेक गुड इंप्रेशन। पहली बात, आई कॉन्टैक्ट तो भैया बहुत ज़रूरी है ना, चाहे वो स्पीच दे रहे हो, चाहे स्पीक कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे GD कर रहे हो। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपसे मुखातिब है, अगर आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं तो यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर ऑल्सो, यू आर नॉट गुड एट ओरेटिंग स्किल्स ऑल्सो। आप स्पीकर भी अच्छे नहीं है, आप इंटरव्यू भी अच्छे नहीं है, आप कुछ भी अच्छे नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, वरना सामने वाले को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उसकी बात में। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, पोजिशन योर सेल्फ टू फेस द एंटायर ग्रुप, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरे ग्रुप में बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे हर आदमी आपसे इंटरेक्ट कर सकता हो या हर आदमी की बात आप समझ सकते हो, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
टॉक विद ऑल ग्रुप मेंबर्स। अब ये ग्रुप डिस्कशन में अगर सारे मेंबर्स से बात करने की बात हो रही है तो वैसे तो नॉर्मली ग्रुप डिस्कशंस में फॉर अगेंस्ट टाइप के डिबेट्स भी कई बार हो जाते हैं, कोई टॉपिक लिया जाता है, आपको ग्रुप डिस्कशंस जो होता है तो आपको सबसे बात करनी होती है, राइट। तो आपको टॉक विद ऑल मेंबर ग्रुप्स, जितने भी ऑल ग्रुप मेंबर्स से आपको बात करनी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वॉक अराउंड अननेसेसरली एंड मेक गुड इंप्रेशन, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आप भाई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, क्यों अननेसेसरली इधर उधर घूमना है, मतलब कैसे घूम सकते हो आप, और इससे कैसे गुड इंप्रेशन बनेगा। मतलब ये तो सामने वाला समझेगा ना कि भैया इंटरेस्टेड ही नहीं हो क्या, कुछ फोकस में गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है कि बैठ के बात करनी है, लाइक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है बॉस, दिस इज नॉट अ कोई पार्क नहीं जहाँ टहल रहे हो, राइट। तो ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सो द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज ऑफ कोर्स बी। नाउ नेक्स्ट, अब भाई साहब आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइंस लैब में सबने काम किया है ना। हमारे कॉलेज का, हमारे स्कूल का भी जो साइंस लैब था बहुत ही मज़ेदार था और बड़ा मज़ा आता था जिस दिन साइंस लैब की क्लास होती थी। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी सारे वहाँ पे ना, खासकर जो केमिस्ट्री और साइंस लैब्स हैं, तो वहाँ पे आपको एक तो एप्रन पहनना होता है, फिर आपसे बोला जाता है कि ग्लव्स वगैरह पहनो, कोई चीज़ छूना छाना नहीं, हाथ में लग जाए, जल जाए, कुछ हो जाए, यू नेवर नो ना, एसिडिक भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली लैब कोट एंड सेफ्टी गॉगल्स, प्लेइंग प्रैंक्स, जो चीज़ इसमें से नहीं करनी चाहिए वो लिखा है, ठीक है। हीट प्रोटेक्टिव ग्लव्स, जैसे मैंने कहा कि ग्लव्स वगैरह पहन के कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो गॉगल वॉगल भी लगाने पड़ते थे, एप्रन पहनना पड़ता था, राइट। और ये सब की जाती थी, बाल जो है अच्छे से टग इन करके वो बाकायदा वो कैप जो है वो पहनाई जाती थी, है ना। मतलब पहले तो हमारे टाइम पे तो वो पहनाते थे, क्या बोलते हैं, कपड़े की कैप होती थी, आजकल तो वो डिस्पोजेबल वाली आने लग गई हैं। तो ये सारी चीज़ें तो भाई साहब होती हैं। प्लेइंग प्रैंक तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, वो कोई जगह ही नहीं है प्रैंक खेलने की, कुछ का कुछ हो जाएगा, अभी अनर्थ हो जाएगा, कुछ गिर गया तो, कुछ हो गया तो, है ना। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपका गलत चल गया तो प्रैंक खेलने की जगह तो बिल्कुल नहीं है। प्रैंक अगर खेलना है तो बाहर खेल सकते हो, क्लास के कहीं और जाके खेल सकते हो, साइंस लैब में प्रैंक खेलने की जगह बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर इज सी। नाउ अब ये तो क्वेश्चन मैं पहले कर चुकी हूँ, इनफैक्ट मैं भी डिस्कशन भी कर रही थी आपसे, है ना। 38th पैरेलल की हमने बात की थी, जो मैंने आपसे कहा था जब हम अभी वो सियोल वाली बात कर रहे थे, एशियाना की, तब मैंने आपसे पूछा ही था, ठीक है। तो आप नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ये आप जानते हैं, ठीक है। 49th पैरेलल तो आप जानते हैं, बहुत फेमस है, हम कर चुके हैं। कनाडा और किसके बीच की है, देखो दो का भी अगर मालूम है ना अपन को बॉस, तो भी अपने लिए आंसर बड़ा सही हो जाता है। ये अपन को मालूम है 49th पैरेलल जो है कनाडा और यूएस के बीच है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो मैगनॉट और मैनहरीम लाइन की बात हो रही है, ठीक है। मैगनॉट और मैनहरीम लाइन की बात जब हो रही है तो अब मैं ये समझाती हूँ, ये क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं तो आपको मालूम है, ठीक है। अब इसमें हम सीधे ही करते हैं कि अगर हमें दो के भी मालूम है तो हम कैसे करेंगे। देखो एक का हमको क्या मालूम है, फर्स्ट का आंसर 3 होना चाहिए, 2 का आंसर 1 होना चाहिए। अब इसमें देख लो, फर्स्ट का आंसर 3 एक ही जगह पर है, ठीक है, और 2 का आंसर 1 वो भी एक ही जगह पर है। तो अपन को अगर दो भी मालूम है इसमें से तो भी अपना काम निपट गया, ठीक है। सारे नहीं भी मालूम है, जैसे फोर्थ और सेकंड नहीं मालूम है, जैसे क्या नहीं मालूम आपको भाई कि थर्ड का जो आंसर है वो क्या है, रशिया और फिनलैंड है, अगर आपको नहीं भी मालूम है। या मैगनॉट का आंसर जो है फ्रांस और जर्मनी है, ये नहीं भी मालूम है तो भी अगर सिर्फ 2 मालूम है तो भी अपना काम जो है बढ़िया से चल जाएगा, ठीक है। तो छोड़ के कुछ नहीं आना है, करना सब है। देखो तो आंसर क्या है, डी है, 3, 1, 4 एंड 2, ठीक है। नाउ लास्ट में आ जाते हैं, 44th में है, सॉरी, द ऑथर ऑफ द फ्री स्टेट वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन बुकर प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर was first Indian citizen to ever win a Nobel Peace Prize. Vinoba Bhave was one first among Ramsey. आपको क्या करना है, मैग्सेसे अवार्ड विनर मदर टेरेसा was the first foreigner to receive भारत रत्न। अब इसमें से कौन से सही हैं आपको ये बताना है, ठीक है। पहला तो ये फ्री स्टेट के जो ऑथर हैं was the first person of Indian origin to win a Booker Prize. रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर टैगोर जिनको हम जानते हैं, गुरुदेव टैगोर, वो क्या पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज मिला। विनोबा भावे क्या पहले थे जिनको रामसे मैग्सेसे अवार्ड मिला। और क्या मदर टेरेसा पहली फॉरेनर थी, क्योंकि वो यहाँ की नहीं थी, पहली फॉरेनर थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। अब इसमें देखना है कि कौन से सही हैं, इसमें से 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 4 जो है वो सही आंसर है। विनोबा भावे जो ने थे वो पहले नहीं थे जिनको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। बाकी तीनों जो पॉइंट हैं वो आप जानते हैं सही है, सॉरी ये नहीं, विनोबा भावे नहीं थे, ऑलराइट। बाकी तीनों पॉइंट जो हैं वो सही हैं। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 4 ओनली।
सो ऑन दिस वी हैव कम टू एन एंड। फाइनली हमने 2021 के अभी PYQs कर लिए हैं, पूरे PYQs 5 साल के हो गए हैं। अब एग्जाम जो है वो आने वाला है, तो बिल्कुल तैयारी जो है फुल ऑन होनी चाहिए, ठीक है। आंसर्स आई एम श्योर समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी हमसे कनेक्ट रहना चाहते हो तो कहीं पे रह सकते हो, हमारे इंस्टा पे रह सकते हो, FB पे रह सकते हो, और कहीं पे रह सकते हो, कहीं पे रह सकते हो, और टेलीग्राम पे भी रह सकते हो, ठीक है। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारा कंटेंट आपको मिले या बुक्स या ई बुक्स, तो हम बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, जैसे हमारे वीडियोस देख के आप समझ ही गए होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आपको कहाँ मिल सकते हैं वो आप चाहें तो बेसिकली आप हमारी टीम को लिख सकते हैं, लाइक यू कैन कमेंट डाउन, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। और ये जो कंटेंट है ना, हम इसको बहुत अच्छे से बाइफर्केटेड करके बनाते हैं। कंटेंट अलग होगा, कॉन्सेप्ट अलग समझाया जाएगा, PYQs एंड FYQs जो हैं वो सारे आपको अलग से होंगे, तो उसमें आपको कहीं पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबकी अलग अलग कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। ऑन दिस नोट ये सब कुछ समझ में आ गया है, अब अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, एंड आई विल सी यू विद अनदर टॉपिक ऑन सम अदर टाइम एंड इन अनदर सेशन। थैंक यू सो मच।